Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis. In this session, we'll cover two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो important news है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए उसको कवर करेंगे और उसको समझेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं. And these are the list of the topic that I'll be discussing with you. Today is 22nd of July. So the first topic is serological survey. The second topic is caution against the use of N95 mask. The third topic is strategy for nutritional self-reliance. The fourth topic is repurposed medicine expensive. And the last topic is robust data regulation, right? So these are the important topic for the day's discussion. And apart from this, we'll have some MCQs question and the explanation of yesterday question. तो कल के जो सवाल थे उसके explanation में आपको बताऊंगा और कुछ MCQs के question की भी practice करेंगे. तो वीडियो के अंत तक बने रहें so that you practice some important questions with relations to your prelims examination. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to hit a like button on this video. So starting with the first topic, that is serological survey. You can find this news in the Indian Express explained column. And this is very very important for your prelims examination. अगर मैं prelims की बात करूँ तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा important है. And at the same time it can be important for your general studies paper 3, right? जहाँ पे science and technology या science की जो development है, everyday life की जो syllabus है, उस पे ये चीज़ें mention है. अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको comment से basically जो यहाँ पे syllabus है जिससे ये relation है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा detail में बता दिया करूँगा. तो comment section में एक बार हमें बता दें कि whether you want कि syllabus to be written here or not. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है जो उन्होंने बेसिकली डिक्लेयर किया कि जो सेरोलॉजिकल सर्वे है जो कैरी आउट की गई थी दिल्ली में, उसमें ये पाया गया है कि 22.86% जो लोग हैं जो सर्वे किए गए थे उनमें IgG एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं जो कि इंडिकेट करती है कि वो कभी ना कभी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं किसी लेवल पे, राइट. तो वो कोरोना वायरस की जो लेवल है वो काफ़ी सीवियर भी हो सकती है, काफ़ी माइल्ड होकर के कोरोना वायरस की इन्फेक्शन ख़त्म भी हो सकती है. तो जब IgG तभी बनती है जब आपको उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़, IgG जो है ये एंटीबॉडीज़ है, राइट. और ये एंटीबॉडीज़ तब बनेगी जब शरीर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा. 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से तरह के एंटीबॉडीज़ हैं. तो टोटल इस सैंपल में 21,387 सैंपल लिए गए और जिसको देखा गया कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ है, इस तरह का IgG का जो एंटीबॉडीज़ है वो कितने लोगों में. तो इसमें जो प्रतिशत पाई गई है वो 22.86% थी. एंड द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट द लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिव पर्सन वर रिमेन एसिम्टोमेटिक्स. तो कई ऐसे लोग थे जिनके पास कोई भी सिम्टम नहीं थी, ना तो वो स्नीज कर रहे थे, ना तो उनको स्मेल में कोई प्रॉब्लम थी, ना तो उनके बेसिकली रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम थी. सो मेनी ऑफ द पीपल वेर एसिम्टोमेटिक एज वेल, right? So this is the one of the worst situation with the COVID-19 patients कि उनको symptoms नहीं पता है और जो transmission है वो काफ़ी ज़्यादा level पे फैलती चली जाती है without knowing that he is actually infected, right? ना बात करें सेरोलॉजिकल सर्वे है क्या. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो सेरोलॉजिकल की अगर बात करें तो इसका जो मेन एम है, इट एम टू एसेस द प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में जो एंटीबॉडीज़ किस तरह से बन रही है, एक मास पॉपुलेशन में एक सैंपल ली जाती है, उसमें सर्वे करके देखा जाता है कितने लोगों ने एंटीबॉडीज़ बनाया है उस वायरस के खिलाफ, राइट. और जो सेरोलॉजिकल सर्वे है दैट इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोज द इन्फेक्शन एंड द ऑटो इम्यून इलनेस. क्या होता है, हमारी जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो ऑटो रिस्पॉन्सिव होती है, वो ऑटो भी रिस्पॉन्स करती है, राइट. जब भी कोरोना वायरस के जो कोरोना फैमिली के जो वायरस बॉडी में आते हैं तो अल्टीमेटली फिर उससे लड़ने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, राइट. एंड दीज एंटीबॉडीज़ आर अगेन हेल्पफुल फॉर फर्दर, अगर दोबारा कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो तो ये एंटीबॉडीज़ उनको मदद करेगी, उसमें कारगर करेगी उसमें काम करने में, राइट. एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प टू बी कंडक्टेड इन चेक पर्सन वेदर ही हैज़ डेवलप्ड द इम्यूनिटी टू द सर्टेन डिजीजेस. ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोरोना वायरस, अगर कोई भी ऐसे सीवियर हायर इन्फेक्शन वायरल डिजीज होते हैं जहाँ पे पैथोजन बाहर से आते हैं हमारे बॉडी में, तो उस केस में एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी है जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्ड करती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है उसके लिए, राइट. वी राइट एंटीबॉडीज एज सॉर्ट इन AB. तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो इसको शॉर्ट में AB लिख देते हैं. और ये कितने तरह की होती है, ये 5 टाइप्स की होती है. तो सबसे पहला है IgA, जिसको बेसिकली ये फाउंड की जाती है आपकी म्यूकस में, आपके जो सलाइवाज होते हैं, टीएस होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में, ये सारी चीज़ें में ये पाई जाती है और ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन.
ये आप समझ लें, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि आप इसको एक बार ध्यान से समझ लें, ताकि एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाएँ, राइट। और अगर बात करें IgD की, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द बी रिसेप्टर्स, जो शरीर में बी रिसेप्टर्स होते हैं एंटीबॉडीज में, वहाँ वो एक्टिवेट करती है बेसोफिल्स को और जो मास्ट सेल्स हैं उनको, राइट। उसके बाद बारी आती है IgE की। सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द पैरासाइटिक वॉर्म्स, और बेसिकली जो इस रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जिसको स्नीजिंग ज़्यादा है या फिर जिसको बेसिकली टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, जो बच्चे एलर्जिक हैं तो उनके लिए IgE काम करती है। उसके बाद बात आती है IgG की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सिक्रीट होती है प्लाज्मा सेल्स से इन द ब्लड से, एंड इट इज एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा इन द फीटस। ये फीटस में भी कनेक्टेड होती है मदर के प्लेसेंटा के थ्रू, राइट। एंड IgM जो है, दिस इज अटैच्ड टू द सर्फेस ऑफ द बी सेल, इट इज सेक्रेटेड इन द ब्लड, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ इम्यूनिटी। अगर बॉडी में जो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स आती है डिफेंस की, तो IgM खड़ा होता है वहाँ पे, एंड इट एक्ट्स एज अ बैरियर, और वो वहाँ पे एंटीबॉडीज जनरेट करने की काम करता है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, एग्जाम में आपसे स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछी जाएगी, बट हाँ, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। मूविंग अहेड, विच टेस्ट वॉज यूज फॉर दिस सर्वे। अगर बात करें जो सेरोलॉजिकल सर्वे की गई, उसमें किस तरह के टेस्ट यूज हुए थे, बायोलॉजिकल कौन से टेस्ट थे। अगर बात करें सर्वे की, तो IgG एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिसको एलिसा टेस्ट भी कहते हैं। आप लोगों से कई लोग ने बेसिकली फैमिलियर होंगे इस टेस्ट को लेकर के। अगर आपने एलिसा टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप विकीपीडिया पे भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। कई बार ये एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो एलिसा टेस्ट जो है, उसके थ्रू जो पॉपुलेशन एक्सपोज थे SARS-CoV-2 इन्फेक्शन को लेकर के, उन पे ये टेस्ट की गई और पता चला कि भाई कितने लोग जो है उन्होंने एंटीबॉडीज बनाया है, राइट। तो एज आई टोल्ड यू इनिशियली 23% लोग ऐसे थे जिनको एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट थे। और जो IgG है, इट इज़ नॉट यूजफुल इन डिटेक्टिंग द एक्यूट इन्फेक्शन, बट इट इंडिकेट्स द एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन दैट मे बी अकर्ड इन द पास्ट, राइट। उसके अलावा द टेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ICMR, जो हमारी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उसने इसको अप्रूव किया है, एंड इट इज़ हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिसिटी। अब बात करें अगर जो सेरोलॉजिकल सर्वे है और जो दूसरे स्टेट्स में भी कंडक्ट की गई है या सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट हुई थी, तो अप्रैल में अगर आप देखोगे तो जो हमारी ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कंडक्ट किया था पायलट सेरोलॉजिकल सर्वे 83 डिस्ट्रिक्ट्स में 21 स्टेट्स में। सिर्फ ऐसा नहीं है दिल्ली में की गई है, इससे पहले 21 स्टेट्स में की जा चुकी है। और जो इनिशियल रिजल्ट्स आए थे वहाँ पे बेसिकली पीयर रिव्यूड हुई थी। इंडिकेशन थी कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें कई लोग ऑलमोस्ट 0.73%, क्योंकि उस समय जो इन्फेक्शन का रेशियो था इंडिया में, जो कोविड-19 के इन्फेक्शन थे अप्रैल में, वो कम थे। और जो अर्बन एरिया में जो देखी गई प्रेवलेंस वो 1.09% थी, राइट। और अभी जो दिल्ली में की गई है उसमें जो परसेंटेज पाई गई है वो 23% के आसपास है, राइट। एंड जो ICMR हैज़ अगेन सेड दैट दे विल सून लॉन्च द फॉलो अप सीरो सर्वे अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में इस सर्वे को की जाएगी और देखी जाएगी कितने लोगों के में एंटीबॉडीज IgG जो है वो बनाया है सेल्फ डिफेंस के लिए। ना व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया, और आगे पूरे बेसिकली जो सेरोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो ये कैसे कैरी फॉरवर्ड की जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट हैज सेड कि जो रिजल्ट है इसके काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और जो पॉपुलेशन है दैट आर स्टिल वनरेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। तो जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं दैट विल स्टिल कंटिन्यू इन द सेम रिगरस मैनर विच गवर्नमेंट इज डूइंग। और उसके अलावा जो नॉन फार्मालॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, यूज़ ऑफ फेस मास्क है या फेस को कवर करना, तो ये सारी चीज़ों को फॉलोअप करने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्टली फॉलोअप करने की ज़रूरत है, ताकि जितना लेवल ऑफ इन्फेक्शन हम रोक सके उसमें ये चीज़ें मदद करेगी। बिकॉज स्टिल वैक्सीन का भी हमें कुछ पता नहीं है। स्टिल जो अभी बेसिकली ब्रिटेन में जो चल रही है ट्रायल्स, वो ह्यूमन फेस ट्रायल 2 में है, बहुत ही जल्दी वो 3 में आएगी। उसके बाद इंडिया के साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SSI पुणे बेस्ड जो है, उसके साथ बेसिकली ये आगे फिर काम करेंगे। तो अभी देखना होगा, वी डोंट नो कि वैक्सीन कब तक आती हैं, राइट। सो वैक्सीन के बारे में भी कुछ जिक्र नहीं है। तो जो भी बेसिकली जो नॉर्म्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली मास्क अलाउ करना, मास्क लगाना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। ना मूविंग अहेड टू द सेकंड टॉपिक, मास्क की हमने बात की, तो उसी से रिलेटेड आज कुछ बातें की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं, उसमें बताया गया है, क्वेश्चन किया गया है N95 मास्क को लेकर के कि क्या वो
एक्चुअली इफेक्टिव है टू गेट द इन्फेक्शन रोकने में, कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है वो मास्क लगाने से एक्चुअल में रुक पाएगी, तो उसके बारे में कुछ गाइडलाइन आई है मिनिस्ट्री की तरफ से। काफ़ी लेट ये गाइडलाइन आई है मेरे हिसाब से। आई पर्सनली फील दिस कुड हैव बीन अर्लियर, बहुत पहले इसको आ जाना चाहिए था। लेट्स सी हाउ द पीपल वुड बी वर्किंग अपॉन इट। तो कुछ जो गाइडलाइन आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो यूज़ ऑफ N95 मास्क है, जो वेल्व रेस्पिरेटरी मास्क होते हैं, इट डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स का। तो जो वार्निंग है वो आई थी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिन्होंने कहा कि इस तरह के मास्क से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी और जो कोविड-19 के इन्फेक्शंस हैं वो फिर भी आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इट वॉज नोटेड दैट इट डू नॉट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम escaping आउट एंड इट मे नॉट aid in the containment of the COVID-19। तो इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं कि पीपल शुड यूज़ बेसिकली वो शुड अपने जो बेसिकली या तो हैंकी से या कोई भी ऐसे कॉटन कपड़े हैं उससे वो अपने फेस को, माउथ को, मास्क को बना करके उसको कवर करें। और जो स्ट्रेस ये दी गई है कि पीपल नीड टू वेयर एटलीस्ट होम मेड मास्क, ठीक है, या तो फेस टू माउथ कवर करें या कभी बाहर जाने से अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरह के पूरे अपने नोज़ और माउथ को कवर करके निकले। और एडवाइजरी में ये भी बातें की गई है कि कुछ इस तरह का मास्क बनाया जाए जो कि प्रॉपरली आप उसको वॉश कर सको डेली बेसिस पे, एंड इट कैन बी क्लीन एंड यूज ऑन अ डेली बेसिस, राइट। तो रीयूजेबल जो हो उस तरह के मास्क को यूज़ करने की ज़रूरत है। एंड प्रिफरेबली जो प्रेफरेंस दी गई है वो कॉटन क्लोथ्स को दी गई है। सो प्रेफरेबली देयर शुड बी यूजिंग द कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि और सारे जो मास्क हैं वो दूसरे फैब्रिक के बनाए जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पोर्स होती है, राइट। सो इट एक्ट एज अ बैरियर, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं आपको। तो कॉटन मास्क, कॉटन क्लोथ की जो मास्क है वो काफ़ी हद तक बैरियर फ्री है। और इट एम्स, उसका जो पूरा मुद्दा है, जो पूरा मेन थीम है इसको कॉटन बनाने, कॉटन के पीछे, वो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। तो आप कोई भी मास्क खरीदें, N95 खास करके वैलिड नहीं है, तो डू चेक आपके लिए बाहर अगर आप निकलते हैं तो कोई भी प्रोटेक्टिव मास्क लगा करके बाहर निकले। Now this is something which help you understand कि क्या एक्चुअल में N95 मास्क है। तो N95 के बारे में बात करें तो N95 होती क्या है, एक रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि डिज़ाइन है, एक्ट करती है एज अ फेस ऑफ फिल्ट्रेशन फ्रॉम द एयरबोर्न पार्टिकल। और N का मतलब होता है, इस N का मतलब होता है कि ये नॉन ऑयल, मीनिंग जो ऑयल बेस्ड पार्टिकुलर है वो भी अंदर नहीं आएंगे। और 95 का मतलब होगा कि कितने लेवल ऑफ एफिकेसी के साथ वो पार्टिकुलेट को बेसिकली फिल्टर कर सकती है। तो परसेंटेज जो है वो 95% की है, राइट। और बात करें जो वेल्व है, दिस इज द वेल्व यू कैन सी। तो ये वेल्व क्या करती है, जो बेसिकली जो क्रॉस एयर वेंटिलेशन का भी काम करती है। ये जो लोगों को ब्रीदिंग में ट्रबल्स हैं वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट इसका जो ड्रॉबैक ये है कि जो बाहर से जो इन्फेक्शंस आ रहे हैं, जो पैथोजन, जो वायरस आ रहे हैं, वो आराम से एंटर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई इट इज़ इंस्ट्रक्टेड कि इस तरह के कोई भी मास्क आप ना खरीदें। Now coming to the other topic, that is a strategy for nutritional self-reliance. This is from the Indian Express. कल भी हमने न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस के बारे में बात की थी, उसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके समझेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंडिया पर कैटाई कंजम्पशंस जो है, बेसिकली प्रोटीन की अगर बात करें, मीट की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो अभी भी पूरे वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट है इंडिया में। एंड टुडे ओवर 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ बीइंग गिवन फ्री मंथली राशंस, राइट। क्योंकि ऐसे गरीब काफ़ी लोग जो बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और जिस तरह से पेंडेमिक के बाद लोगों के पास लाइवलीहुड के लिए पैसे नहीं हैं, काम करने के लिए नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के सब्सिडाइज फूड पे डिपेंडेंट है। एंड गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट द फार्मर टू मेक इंडियाज़ न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस। इसी क्रम में क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में जिक्र की गई है। तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हमें अगर 2050 तक पूरी करनी है तो उसके लेकर के कुछ बातें हैं कि हमें किस तरह से, किस स्टेबलाइज मैनर से, किस सस्टेनेबल मैनर से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन प्लान्स हैं एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इंडिया के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है उस पर जो क्लाइमेटिकल कंडीशन जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर किस तरह से मदद मिल सकती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो फार्मर के इनपुट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, पावर हो या फिर सब्सिडी की बात हो, उस पर देखने की ज़रूरत है ताकि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आगे बढ़ सके और वो इम्प्रूव करेगा सॉइल हेल्थ के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, इंटरक्रॉपिंग में और प्लांटिंग ट्रीज में, राइट। तो ये सारे मेथड है, ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो आगे भी मदद कर सकती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो एक रोबोस्ट मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट कुड मैनेज एंड प्रोडक्शन द प्राइस हाइक, जो प्राइस हाइक है उसको रेगुलेट करे और जो फार्मर के जो प्रोड्यूस है उसको सही टाइम पे सेल भी किया जा सके।
एंड इट इज़ अ टाइम टू प्रायोरिटाइज द ह्यूमन कैपिटल, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल किया जा सकता है, जो एग्रीकल्चर के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो R&D के जो एक्सपेंडिचर है उनको आगे बढ़ा करके, और भी जो जहाँ पे भी जो लूप होल्स है मैन पावर की उनको भी फुलफिल किया जा सकता है, राइट। तो फुलफिलिंग द वैकेंसीज ऑफ द पीपल ऑफ द एक्सपर्ट वुड बी द नीड फॉर द आवर। उसके अलावा जो अवेयरनेस कैंपेन है इन इंडिया दैट इज़ फॉर हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स। तो एक तरह से जो न्यूट्रिशनल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बैलेंस डाइट की बात आती है, और बैलेंस डाइट की जब बात आती है तो वहाँ एक पिरामिड बनती है जहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पे आपको प्रोटीन, जहाँ पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जहाँ पे आपको और जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, राइट। Now repurposed medicine expenses, this is there in the Hindu, आप इस एडिटोरियल को हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके बारे में बात की गई है कि आउट ऑफ द पॉकेट जो इंडिया के जो लोग हैं वो खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार अपने तरफ से खर्च करे, राइट। सो द बर्डन ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक विल हैव टू बी ब्रोन बाय द गवर्नमेंट एंड द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस दिखे गए हैं अक्रॉस द ग्लोब वो 14.7 मिलियन के आसपास हैं अभी प्रेजेंट में, और जो क्वेस्ट की जा रही है कि जो वैक्सीन अगर बनती है तो एक डेफिनेट ट्रीटमेंट जो है कोरोना वायरस को लेकर के वो अभी बहुत हद तक प्रोग्रेस में है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो ह्यूमन ट्रायल है, ह्यूमन ट्रायल का फेज़ 2 UK में हो चुका है, और इंडिया भी बहुत हद तक आगे बढ़ रही है। कोवैक्सीन ने हमने प्रोड्यूस किया है। सो दिस इज समथिंग द अचीवमेंट विच इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, और इंडिया में कुछ 5 टॉप ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। तो बात करें स्टेटस इन इंडिया के, तो जो हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है DCGI, उन्होंने रिसेंटली ग्लेनमार्क फार्मा जो है उनके साथ फैविपिराविर जो टैबलेट्स हैं उनके रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए कहा है कि जो हमारी फैविपिराविर जो टैबलेट्स हैं उसको यूज़ की जा सकती है ऑन द इमरजेंसी कंडीशन, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। और इट हैज़ ऑल्सो इशूड कि जो हिट्रो है, जो सिप्ला की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंजेक्टेबल फार्मूला जैसे रेमडेसिविर नाम की जो दवा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बायोकॉन है उसको मार्केट में इंजेक्ट करके, खास करके इटोलिजुमाब जो है उस टैबलेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है। तो रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं दैट इज़ डेवलप्ड बाय गिलियड टू ट्रीट द इबोला वायरस इन्फेक्शन। इनिशियली इसको इबोला के लिए यूज़ किया गया था, बट अभी COVID-19 में भी इसके इफेक्ट्स काफ़ी पॉजिटिव दिखे हैं, बट इसकी जो यूजेस है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रखी गई है क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं बॉडी में। और अगर बात करें इटोलिजुमाब की, तो बेसिकली इट इज़ सच अ ट्रीटमेंट जहाँ पे पोरासिस और जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, बट अभी एक्यूट रिस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस देखा गया है COVID-19 के लिए, वहाँ पे भी ये ड्रग काफ़ी हेल्पफुल रही है, राइट। ना बात करें हाई प्राइसिंग ऑन मेडिसिन की, तो अफोर्डेबिलिटी जो है मेडिसिन की वो भी होना इंडिया में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अटेम्प्ट ये की गई है कि जो प्राइजेज़ हैं उसको फिक्स किए जाएँ, क्योंकि कई जैसे रेमडेसिविर जैसे दवा के बारे में आपको बताऊँ मैं, तो उसकी जो एक डोज है वो 5000 रुपीज़ की आती है पर डे, राइट, दिस इज़ पर डे। और अगर आप पूरे महीने का पूरा डोज लेते हो तो दिस इज कॉस्टिंग यू समवेयर क्लोज टू 25,000 रुपीज़, राइट। सो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसकी जो डिस्ट्रेस है वो पेशेंट्स पे डायरेक्टली पड़ती है। जो थेरेपेटिक रिजल्ट्स हैं, जो क्लिनिकल बेनिफिट्स हैं, उसको स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, और सरकार को यहाँ पे सब्सिडाइज करके या कुछ ऐसे मेडिसिन जो एक्चुअल में इम्पोर्ट के थ्रू उसकी ड्यूटी कम हो सके या लोगों को मुहैया कराया जा सके, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जैसे कनाडा, उन्होंने COVID-19 इमरजेंसी के लिए रिस्पांस एक्ट बनाया है, और जर्मनी तो वो प्रिवेंशन कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्ट, ह्यूमन एक्ट के तहत लोगों को अपने जो अफोर्डेबल मेडिसिन है उसको मुहैया करा रहे हैं। उसके बाद अगर इजराइल की बात करें तो उन्होंने कंपलसरी लाइसेंस दिया है फॉर द प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ लोबिपिनाविर एंड रिटोनाविर फॉर द कॉम्बिनेशन इन इंडिया, राइट। उसके बाद चिली और इक्वाडोर की अगर बात करें तो उन्होंने ट्रिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जो ट्रेड फैसिलिटेशंस हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं पेंडेमिक को लेकर के। और इंडिया ने भी अपने जो पेटेंट्स लॉ हैं उसमें भी कुछ सेल्फ सफिशिएंसी पावर दिखाते हुए बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जो प्रोडक्ट्स में, उनमें भी ईज डाउन किया है। और बात करें जो सेक्शन 92 है दैट इनेबल्स द ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एंड एक्सट्रीम अर्जेंसी। तो इन सारी चीज़ों पे सेक्शन 92 की यूज़ की जाती है। तो गवर्नमेंट ने जो इंडियन पेटेंट लॉ है उसमें कुछ हद तक ढील दी है ताकि लोगों को मदद मिल सके, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सके। Now the last topic is robust data regulation. This is there in the Hindu. और बात करें इस तरह की आर्टिकल की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now the first thing first, जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी थी, नेशनल
ऑन द नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस, उन्होंने कहा है कि बेसिकली एक गवर्नेंस मॉडल बनाई जाएगी और उसको लेकर के काफ़ी कंसर्न रेज किए गए हैं कि ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसके पास पहले से भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है नॉन पर्सनल डेटा को लेकर के, राइट। तो ये बहुत ही प्रीमैच्योर डिसीजन है। एज अ क्रिटिक, दिस आर्टिकल इज कम्प्लीटली अबाउट द क्रिटिक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एंड इट इज़ क्रिटिकल दैट जो कम्युनिटीज़ हैं, जो एम्पावर्ड लोग हैं, जो एक्सरसाइज करेंगे, दे हैव टू कंट्रोल ओवर द सम ऑफ द डेटा दे कैन बी यूज। तो जो राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू प्राइवेसी ऑफ स्पेशली डेटा को लेकर के उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं। नाउ व्हाट इज डेटा प्रोटेक्शन? अगर डेटा प्रोटेक्शन आप समझे तो डेटा लोकलाइजेशन की अगर लॉ को देखें तो एक रेगुलेट करती है जहाँ पे इट डिक्टेट्स हाउ द नेशन सिटीजन्स जो डेटाज हैं उनके कलेक्ट किए जाने चाहिए, प्रोसेस किए जाने चाहिए, स्टोर किए जाने चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो जो हमारी आरोग्य सेतु ऐप है उसको लेकर भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि उसके जो ओपन सोर्स हैं वो नहीं है हमारे पास। ओपन सोर्स नहीं होने की वजह से काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, तो सरकार ने फिर ओपन सोर्स इसके दिए हैं लास्ट में। एंड इन इंडिया जो डाटा लोकलाइजेशन की बात करें, दैट रिक्वायर द स्टोर्स टू बी प्रोसेस्ड फिजिकली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बाहर नहीं। तो जो की स्टेक होल्डर थे एनबीडी में, तो एनबीडी बेसिकली मैंने आपको बताया नॉन पर्सनल जो डेटाज हैं उसको लेकर के कुछ स्टेक होल्डर्स के बारे में कुछ कंसर्न रेज की गई है कि किस तरह से जो कस्टोडियन होंगे वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और किस मैनर में जो डेटा की जो प्राइवेसी है, जो डेटा प्रिंसिपल है, वो सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, राइट। उसके बाद द रिपोर्ट एक्सप्लेन्स की जो डेटा ट्रस्ट है कंप्राइजिंग स्पेसिफिक रूल एंड प्रोटोकॉल कंटेनिंग शेयरिंग एंड द सेट ऑफ डेटा गिवन। तो कोई भी ऐसी डेटा शेयर नहीं हो जहाँ पे किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी डेटा को शेयर किया जा सके। और जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है खास करके नॉन पर्सनल डेटास को, वहाँ पे इंडिया में अभी भी काफ़ी एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन बनी हुई है, राइट। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है? तो कमिटी एक इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे जहाँ पे एक ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडर कंसल्टेशन हो सके और ये इंश्योर किया जा सके कि डेटा को जो अनलॉक किया जाए वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाए, एंड इट शुड बी थ्रू द कलेक्टिव कंसेंट। लोगों को कंसेंट में रख करके उनको सारी चीज़ें बता करके, नो, इट शुड बी देयर इन द पब्लिक डोमेन कि किस डेटा को कहाँ पे सरकार यूज़ कर रही है और क्यों यूज़ कर रही है, राइट। एंड देयर शुड बी द परमिशन फ्रॉम द इंडिविजुअल टू गेट द गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को एक्सेस करती है वो इंडिविजुअल के परमिशन के बिना नहीं हो सकती है, राइट। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी कोटेड। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें प्रॉपर गाइडलाइन है। ना बढ़ते हैं और मैं ये बता दूंगा आपको कि वी हैव स्टार्टेड अ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। तो आपको हर सुबह यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे और अपने आंसर आप हमें 6 PM तक भेज सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मैंने दिए हुए, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो कल के सवाल हैं उसके आंसर्स मैं आपको बताऊँगा आज। तो जो पहला सवाल था उसका आंसर है सी, that the public credit registry aim to improve the access to credit, strengthen the culture among the consumer. This would allow the better screening at the time of producing the credit, superior monitoring and during the life of the borrowing. और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, that the public credit registry provide a single point real time resources for the financial liabilities of the person or entity. तो इसके जो सोर्स है वो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से मैंने लिया था। Now the second statement is बेसिकली महाबलीपुरम से लेकर के क्वेश्चंस थे, उसकी भी करेक्ट स्टेटमेंट 2 है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ पे। तो महाबलीपुरम इज एन इम्पॉर्टेंट कोस्टल टाउन इन द पीरियड ऑफ द पल्लवास। इट इज डॉटेड विद सेवरल इंपॉर्टेंट रॉक कट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज मोस्टली मेड फ्रॉम द 7th to the 8th centuries। और बात करें, दिस इज द लार्ज स्ट्रक्चर पैनल, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट नोन इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज द 3 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर हाइट। तो दिस इज़ द सोर्स जो है ये आपको NCERT क्लास 11th की जो इंट्रोडक्टरी टू आर्ट है उसमें मिल जाएगी। now आगे बढ़ते हैं अपने MCQ क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला सवाल है आज के MCQ का वो इन्वायरमेंट से है। आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ आवर। अर्थ आवर इज ऑब्जर्व्ड एट द लास्ट डे ऑफ द संडे ऑफ द एवरी मार्च, राइट, संडे ऑफ द मार्च ऑफ द एवरी ईयर। एंड अर्थ इज इनिशिएटिव, अर्थ आवर जो है वो इनिशिएटिव है वर्ल्ड लाइफ फंड ऑफ द नेचर WWF की, राइट। तो जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, A, B, C या फिर D। सो वॉट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंडियन कल्चर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ शर्मन ट्रेडिशन, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। So this is the easiest question you can answer. So do write your answer in the comment section. Whatever you feel is the correct answer, write your answer in the comments down below. और अगर आपको कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.